हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। पहले शुरू करते हैं। गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, जब पाई न मुझ में थकान, जब पाई न मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का आपके चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं मित्रों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे रूप से कर रहे हैं। आप लोगों से हमने कहा था कि आप लोगों को हम पेपर डिस्कशन कराएंगे। कौन सा पेपर डिस्कस हम कराएंगे? हमने कहा था कि आपको हम स्टेनो, एसएससी में जो स्टेनो का एग्जाम होता है जो अभी 11 नवंबर को होने चालू हो, जो 11 नवंबर से आपके होंगे, उसके हमने आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करेंगे। कुछ प्रैक्टिस बेच भी, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसमें लाएंगे। प्रैक्टिस का मतलब है कि वो एक एक्सपेक्टेड पेपर भी लाएंगे और ये प्रीवियस ईयर लेक्चर, जिसका लेक्चर आज हम बंद दे रहे हैं, जो डेली आप लोगों को रात 8 बजे प्रोवाइड होता है। अल्टरनेट में हमने बोला था एक दिन एसएससी स्टेनो का पेपर मिलेगा, एक दिन आप लोगों का प्रैक्टिस बेच मिलेगा। प्रैक्टिस बेच में 25 से 30 क्वेश्चन बीच में होंगे, मिनिमम 25 होंगे। स्टेनो में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से हमने कितने कवर किए हैं? आज 25 कवर किए हैं, कल भी 25। इसी के आगे वाला सेगमेंट मिलेगा। ये आप लोगों का कौन सा पेपर है? बात करते हैं एसएससी स्टेनो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन हम करेंगे डेली रात 8 बजे, जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर हैं। उसके बाद जैसे एग्जाम जितने हो पाएंगे पेपर, 5 पेपर की तो हमने बात की है, उसके बाद जितने अभी तक हो पाएंगे पेपर, समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कराने की कोशिश करेंगे। आज लेक्चर 1 है जो रात 8 बजे आप लोगों को मिलेगा भाई आवेश मुंशी द्वारा। देखिए आगे बढ़ते हैं। जो पेपर देखिए, स्टेनो का पेपर रियल का एसएससी के पेपर है कि रियल का स्टेट इस एसएससी का पेपर है। कितने तारीख का पेपर है देख लेना। ये 14 सितंबर 14 सितंबर 2014 का आफ्टरनून, मतलब सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, देख लेना बच्चों। जो भी पेपर जो भी लोग सॉल्व करते हैं वो लोग कॉमन मिला लें, नेट पर जाएं, गूगल पर डाल लें कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 के पीडीएफ निकालें, वहां से देख लीजिए। मतलब हम टेलीग्राम पर भी इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे। 14 सितंबर 2017 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है जो आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें आप लोगों को एरर फाइंड करनी है। बताइए क्या एरर होगी, बताइए, बताने की कोशिश करें जल्दी कि क्या एरर होगी। कि हेमा डज नॉट हैज टू गिव डिस्ट्रेशन टू मी। देखिए हेमा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब भी आ गई है, पहला तो है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है द डिस्ट्रेशन टू मी, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। बताइए कहाँ पर रहोगे? देखिए यहाँ पर लिखा है डज, देखो डू और चाहे हो डज और चाहे हो मोडल्स, इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव, बेयर की इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो प्रयोग किया जाता है। देखिए हैज और हैव दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं। ध्यान रखना, हैज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव भी। ये सिंगुलर में होती है, प्लूरल में होती है। लेकिन डू, डज और तुम्हारा डिड और कोई भी मॉडल्स हो, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बेस फॉर्म हैव होती है ना कि हैज, इसीलिए यहाँ पर हैज नहीं, क्या आ जाएगा आपका? हैव आ जाए। हैव इज अ रिक्वायर्ड आंसर, हैव इज अ रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए होंगे पहले में क्या एरर है कि डज नॉट के बाद हैज नहीं, हैव आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या एरर है बताने की कोशिश करें। आगे में लिखा है, इसमें भी कुछ एरर ही है कि सेगमेंट द कंटेंट्स ग्रामेटिकली एरर है। जो भी ऊपर लिखा है वो अपने आप पढ़ें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिख दिया इसलिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो क्या चीजें लिखी हैं। लिखा है कि माई मदर इज हैविंग ग्रे हियर्स। देखिए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी क्या करती है? एसएससी का रोना रहता है कि आप पर 100 रुपये जो नहीं लेने हैं तो एक दो क्वेश्चन जानबूझ के एरर डालेंगे। देखिए इसमें सी पार्ट में भी एरर है और बी पार्ट में एरर है। जब भी आपको कभी पोजीशन दिखानी होती है तो पोजीशन दिखाने के लिए हैव एक स्टेटिव वर्ब का काम करती है। हमने बताया भी था स्टेटिव वर्ब का प्रयोग हम कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर माई मदर इज हैविंग की जगह क्या हो जाएगा? माई मदर इज हैविंग नहीं होगा। दूसरी एरर क्या है यहाँ पर? देखिए हेयर्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाते हैं। देखिए एसएससी ने इसे 2017 में, चाहे पेपर देख लेना, आपका आंसर कौन सा दिया था? बी दिया था, बी आंसर दिया था। क्योंकि उनका ये रोना रहता है कि उनको 100 रुपीज जो आपसे चार्ज करने हैं आप देंगे कि नहीं, हमने सी लगाया है तो आपका सी करेंगे सही। इसी तरीके से जानबूझ के एरर दी जाती है। ऐसा नहीं है, माइनर मिस्टेक नहीं, बहुत बार पेपर सेट करने से पहले देखा जाता है।
जो ऐसा नहीं कि चाहे जो मानिए क्वेश्चन डाल दिया गया है इस तरीके से नहीं, पेपर जब भी दिया जाता है क्वेश्चंस देखे जाते हैं, सारी चीजें मैच की जाती हैं, जानबूझ के यहाँ पर हैविंग नहीं हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब में इसका प्रयोग नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों के स्क्रीन पर मौजूद है, इसे देखें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ये अभी इरर का पार्ट चल रहा है, आगे इसमें सिनोनिम्स भी आएंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे इडियम्स भी आएंगे, और आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए अभी इसमें जितने भी क्वेश्चंस अभी कवर होंगे 25 में सारे होंगे। आगे देखते हैं, लिखा है ओह डियर डू हैव सम रिलीफ ऑन माई नर्व्स। ओ डियर डू हैव सम रिलीफ, रिलीफ देखिए जब भी नर्व्स की बात होती है, जब भी हम नर्व्स की बात करेंगे तो रिलीफ नहीं, रिलीफ का मतलब क्या होता है, राहत मिलना। नर्व्स में नर्व आप दबाएंगे, राहत नहीं। अगर आप कोई नर्व नसें दबा रहा है तो आप कहेंगे प्लीज नर्व्स के लिए हम रिलीफ नहीं, किसका प्रयोग करते हैं, पीटी का, कृपया मुझ पर क्या करें, रहम करें। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, पीटी आंसर आ जाएगा, रिलीफ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर लेटा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है कि आप इसे कब सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे कि नहीं सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या होता है। लिखा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, लिखा है वंस यू ग्रेजुएट गेट अ जॉब वुड बी इजियर। देखिए यहाँ पर एक बार आपको ये दिख रही है, वुड दिख रही है, गेट दिख रही है, एक दिख रही है वुड बी। अगर आप यहाँ पर गेट आ जॉब, गेट आ जॉब क्या मार रहे हैं, अगर आ जॉब आप यहाँ पर सब्जेक्ट मार रहे हैं तो गेट के लिए कौन सा सब्जेक्ट बनेगा, इसको भी एक सब्जेक्ट चाहिए, और वुड भी इसको भी अपना सब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब है, ये वर्ब है। किसी तरीके से इस वर्ब को, क्योंकि यू के लिए तो ग्रेजुएट आ गया है, अब गेट, अब इसके लिए हमें, क्योंकि यहाँ पर एक ही है, अब इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, बताइए कि यहां पर गेट आ जॉब एक ही सब्जेक्ट है, इसके पहले एक वर्ब लिखी हुई है। अगर इस वर्ब का हम इस सब्जेक्ट मान ले हैं, मान लीजिए आपको लग रहा है कि हम इस वर्ब के लिए इसको सब्जेक्ट मानेंगे, तो इस वुड बी के लिए हम कहां से सब्जेक्ट लाएंगे, तो इस वुड बी के लिए हम कहां सब्जेक्ट लाएंगे। इसीलिए इसको हमें, इस वर्ब को हमें किसमें कंसीडर करना पड़ेगा, इसे गेटिंग करके हमें जीरेंड बना देना है। क्या बना देना है, जीरेंड बना देना है। जीरेंड बना देंगे, जीरेंड बराबर बोलते हैं क्या होता है, NOUN, नाउन, 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 और नाउन क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, बन जाएगा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट बन जाएगा, इसकी ये वाली वर्ब आ जाएगी, ये आ जॉब इसका क्या बन जाएगा, जीरेंड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका, ऑब्जेक्ट ऑफ जीरेंड, जी से मतलब जीरेंड, ऑब्जेक्ट ऑफ जीरेंड, ये ऑब्जेक्ट ऑफ जीरेंड बन जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ पर वुड हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, बी आपकी मेन वर्ब बन जाएगी, इजियर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। इजियर क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करने लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 पर देखिए क्या लिखा है, शानदार, बेहद आसान क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को सॉल्व करना है। बताइए, सॉल्व करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर है। इसमें भी एरर है कि ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर क्विट सम टाइम। देखिए यहाँ पर टाइम क्या है, नाउन है, सम उसका क्या बन जाएगा, नाउन के पहले रखा हुआ वर्ड। बताइए बच्चों क्या बन जाएगा, नाउन के पहले रखा हुआ वर्ड, एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर ये एडजेक्टिव बन गया है तो नाउन एडजेक्टिव, इसका मतलब क्विट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। देखिए फॉर और सिंस में ड्यूरेशन के लिए हम सिंस और फार में कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर फार और लॉन्ग टाइम का भी हम प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी सही है। अगर फॉर लगा है तो टेंस आपके दो बनेंगे, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, एक प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट जब बनेगा जब यहाँ पर रखी हुई वर्ब स्टेटिव वर्ब होगी। स्टेटिव वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूस नहीं करते हैं, वर्क एक स्टेटिव वर्ब नहीं है, इसीलिए आप हम कंटिन्यूस में करते हैं। इसीलिए सेंटेंस आपका क्या है, नो एरर, नो एरर। मतलब आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा, पॉइंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जिसे आप लोगों को सॉल्व करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। देखते हैं कौन इसे सॉल्व करके बताता है। चलिए सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताने की कोशिश करें। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन है, इसी तरीके से इंप्रूवमेंट क्वेश्चन आते हैं। लिखा है देखिए द वंडल ऑफ, आप देखिए इसका मतलब है क्वाइंस, ये आप ऑफ बन गया यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन बन गया है। इधर देखिए कैसे ऑप्शन छाटेंगे हम, क्वाइंस इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है क्वाइंस जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द बंडल। द बंडल अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, इसका मतलब ये नो इंप्रूवमेंट नहीं है। दूसरा ऑप्शन छाटिए, देखिए यहाँ पर लिखा है द वंडल ऑफ क्वाइंस। अगर यहाँ पर वाज है सही, अगर यहाँ पर क्वाइंस होता तो सेकेंड ऑप्शन सही हो सकता, लेकिन यहाँ पर क्वाइंस नहीं है, इसीलिए सेकेंड। मतलब डी और सी किसी भी कीमत पर आंसर नहीं हो सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है माइनर का, इसमें लिखा है सोर्स, इसमें लिखा है सोर्सेस, इसमें लिखा है सोर्स, इसमें लिखा है सोर्सेस।
अब देखिए यहां पर लिखा है द वंडल्स ऑफ द कॉइन्स वर द ओनली सोर्सेज। अब यहां पर जो बात की गई सेंटेंस में उसे आगे नहीं चेंज करेंगे। चेंजमेंट हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसका करना था, इसको देखना था और इसको देखना था, सब्जेक्ट और वर्ब को देखना था। इसीलिए यहां पर सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता था। आपका आंसर हो जाएगा ए। जो भी बच्चे लगा के आएंगे ए, उनको मिलेंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। सॉरी, इसमें मिलेगा 1 नंबर। इसमें मिलेगा 1 नंबर। जिसने नहीं लगाए होंगे उसका एसएससी काट ले जाएगा पूरा नंबर। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जो ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को ऑप्शन से छाटना है। देखिए यहां पर लिखा है, एक वर्ड लिखा है नो सूनर। नो सूनर के साथ देन लगता है, हमने बताया था नो सूनर के साथ देन लगता है। अब यहां पर ये बात सही है। जब भी नो सूनर एडवर्ब से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो हम इन्वर्जन की बात करते हैं। इन्वर्जन में हमने बताया था, इन्वर्जन में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब रख दी जाती है। सब्जेक्ट आपका है, इसके पहले वर्ब रख दी गई। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। अगर हमने इसके पहले वर्ब रख दी है, इसके पहले हमने वर्ब रख दी है, तो इसके पहले वर्ब भी रखी है, यहां पर रखी है। यहां पर देखिए क्या एरर है। देखिए यहां पर एक पास्ट की बात हो रही है। अगर यहां पर पास्ट है तो यहां पर हम प्रेजेंट में कैसे रखने, इसका मतलब ये नो एरर नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट तो नो एरर नहीं हो सकता है। दूसरा, पास्ट की एरर के लिए हमें क्या चाहिए, डिड चाहिए। डिड दोनों जगह है, हर जगह है। अब देखिए डिड चाहे डू हो आपका, चाहे डिड हो और चाहे आपका डज हो, इसके बाद वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म, इसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म क्या होती है, जैसे हैज की बेस फॉर्म हैव होती है, इसी तरीके से इसमें इसके साथ सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, रैंक्स नहीं आएगी, सिंगुलर फॉर्म इसकी नहीं आएगी, सिंगुलर फॉर्म इसकी नहीं आएगी। तो कौन सा ऑप्शन बचा है, अगर 3 ऑप्शन गलत हैं, चौथे की मजबूरी हो जाती सही होना, तो उसे आप बगैर सोचे समझे टिक करें और आगे बढ़ जाएं बगैर समय बिताए हुए। देखना ये कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गलत ऑप्शन छांटें, क्योंकि गलत चीजें आप जल्दी आसानी से फाइंड कर लेते हैं। चीजें आप लोग बहुत जल्दी आसानी से फाइंड कर लेते हैं, इसलिए गलत को जल्दी ही खोजा करें कि इसमें आखिर गलत क्या है। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए नो सूनर से क्या होता है, सेंटेंस शुरू होगा तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, नो सूनर के पहला पॉइंट अगर यहाँ वेन लगाओ तो देन लगा देते हैं। दूसरा है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है, और वर्ब में देखिए सेंटेंस पास्ट में है, वाज है, तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट की आवश्यकता नहीं, पास्ट की आवश्यकता है, इसीलिए नो एरर है। अगर जो पास्ट में है तो डिड डू डज डिज के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो रेंग इसकी सेकेंड फॉर्म है, रेंग रंग रिंग रेंग रंग, और रिंग्स इसकी जिसके लास्ट में यस या यस लगा होता है वो वर्ब सिंगुलर वर्ब होती हैं। अब डिड के साथ में सिंगुलर नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब बेस फॉर्म लानी है। अगर बेस फॉर्म लानी है तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, बचेगा अकेला सी, जो करेगा इस पर राज, जो करेगा इस पर राज वही हो जाएगा सही। जैसे कि करोगे आप सही, आपको एसएससी दे जाएगी पूरा 1 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बेहद आसान, जो आप लोग आसानी से कर जाएंगे। यहां पर लिखा है 2 more employees will be hiring the company। अब देखिए यहां पर सेंटेंस को ए बी की जरूरत है या पी बी की जरूरत है। देखिए एम्प्लॉय को फ्यूचर में हायर किया जाएगा, इसका मतलब यहां पर सही है। देखिए एम्प्लॉय खुद हायर होंगे या एम्प्लॉय को कोई हायर करेगा, कंपनी का मालिक होगा या कंपनी होगी कि एम्प्लॉय को क्या करेगी, हायर करेगी। इसका मतलब इस सेंटेंस को हमें एक्टिव की जरूरत नहीं है, इसमें हमें पीवी की जरूरत है। पीवी हम कैसे बनाते हैं, मॉडल का पीवी कैसे बनाते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किसमें दिख रहा है, सीधे सीधे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा दिमाग लगाने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप अच्छा पेपर कर जाएंगे। इतना टफ पेपर स्टेनो का नहीं आता है, बहुत इजी आता है, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चीजों को पकड़ना सीखें, कहां पर कौन सी चीज आएगी। हम सेंटेंस में बताते हैं, बार बार होता है एक्टिव देख लीजिए, पैसिव बनेगा कि एक्टिव बनेगा, ट्रांसटिव वर्ब मांग रहा है तो इंट्रांसटिव वर्ब मांग रहा है, इन तरीके के फाइनाइट वर्ब की, नॉन फाइनाइट, इन पर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर जाएंगे आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर लेटा हुआ है, आराम से नहीं, इसे आपको सॉल्व करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, लिखा है मॉडर्न फर्नीचर। वाह वाह, दिख रहा होगा कि सर फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग और उसका सिंगुलर से प्लूरल यस या यस का प्रयोग करके नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। पहले देख लीजिए कौन से ऑप्शन में फर्नीचर है, इसका मतलब ये नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। यहां पर फर्नीचर दिया गया, इसका मतलब बी आंसर कट जाएगा, ये तो सरासर गलत हो जाए। बचेगा आपका ए आंसर, बचेगा बी आंसर। अब बताइए, कोशिश करें बताने की,
9 क्वेश्चन में कोशिश करें बताने की। अब देखिए, द मॉडर्न फर्नीचर विल बी सोल्ड इन द मेन मार्केट। देखिए फर्नीचर खुद नहीं बिकेंगे, एक्टिव में सेंटेंस की रिक्वायर्ड है या पीवी में बात करते हैं, बार बार पूछते हैं। दोनों देखिए, दोनों आंसर पे दिए हुए हैं। अगर एक्टिव में रिक्वायर्ड है तो एक्टिव में फर्नीचर को अगर सोल्ड किया जाएगा, आप मान लीजिए फर्नीचर बेच रहे हैं कि ऐसा नहीं कोई आया फर्नीचर उठाया ले गया है, नहीं, आप बेचेंगे तभी कोई फर्नीचर ले जाए। इसका मतलब सेंटेंस को एबी की नहीं पीबी की रिक्वायर्ड है, पैसिव की रिक्वायर्ड है। पैसिव अभी मैंने बताया है कि बिल का पैसिव कैसे बनेगा, विल बी सोल्ड। ए इज अ रिक्वायर्ड आंसर, सी बी हो जाएगा गलत। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए इज अ रिक्वायर्ड आंसर। देखिए कितने आसान तरीके से आप इसे पकड़ रहे हैं, कितने आसान तरीके आप इनको खोज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जिसे आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, बताना इसमें क्या एरर है, अभी बता देंगे आप, समय नहीं लगेगा। देखिए बताने की कोशिश करें क्या एरर होगी। अब देखिए लिखा है माई बॉस हैव विंग गिवन। देखिए वाह वाह, क्या कितनी गलती देंगे, सीधे सीधे गलती दी। देखिए माई बॉस, अगर माई बॉस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर है जो होता, पहले तो पॉइंट ही एरर है जब के बाद वर्ब की आईएनजी नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दूसरी गलती यहाँ पर है। अब सेंटेंस में एबी की रिक्वायरमेंट है या पीबी की रिक्वायरमेंट है, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। ये रियल पेपर है एसएससी का, आया हुआ 2017 आया हुआ है। देखिए यहां पर लिखा है सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। यहां पर दूसरा आंसर लिखा है, देखिए वाज बीइंग गिवन होगा या इज बीइंग गिवन होगा या हैज बीन गिवन होगा। देखिए अब यहां पर बात करते हैं सेंटेंस को, माय बॉस मतलब बॉस खुद वर्क नहीं करेंगे, किसी दूसरे से वर्क करवाएंगे। इसका मतलब इसमें हमें एबी की नहीं पीबी की रिक्वायर्ड है। पीबी मतलब पैसिव में कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही है ऑप्शन, कौन सा है, हैज बीन गिवन। कौन सा है आपका, हैज बीन गिवन। पीवी में है या एबी में है, ये बात आप खुद तय करिए। देखिए बाज विंग ये आपका क्या है, पैसिव है। इज बीइंग गिवन ए भी आपका पैसिव है। सेंटेंस को पैसिव की रिक्वायर्ड है या एबी की रिक्वायर्ड, मतलब एक्टिव की रिक्वायर्ड है या पैसिव की रिक्वायर्ड है। माय बॉस हैव बीन गिवन मी लॉट ऑफ वर्क। सेंटेंस को पीबी की नहीं एबी की जरूरत है, मतलब माय बॉस जो भी वर्क है बॉस दूसरे को वर्क दे देंगे, मतलब यह है कि वहां पर वास क्या होंगे, डूअर होंगे। वास क्या है यहाँ पर, खुद डूअर हैं, इसीलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। दोनों आंसर कट जाएंगे। आशा करते हैं सभी पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। 5 एरर थी आपकी, 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, उसके बाद 5 आपके सिनोनिम्स आएंगे, 5 आपके अभी इडियम्स आएंगे, उसके बाद 5 आपके एक्टिव पैसिव आएंगे, उन पर भी अभी चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, बेहद आसान क्वेश्चन है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे। देखिए ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, जो चीज ना दिखे, आप अस्पष्ट होती है। सिमिलर का मतलब एक जैसा दिखना होता है, सिंगुलर का मतलब एक जैसा। सिंगुलर और वेगु आपस में सिनोनियम्स होते हैं, सिंगुलर और वेगु आपस में सिनोनियम्स होते हैं। इसका मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, वेरी क्लियर। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट दिखना, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, क्लियर क्लियर क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं। ये बहुत आप लोगों ने उसमें पढ़ते होंगे, जब भी न्यूज़पेपर तो कंडेमन वर्ड को आप बहुत बार सुना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा है, अब यहाँ पर जो वर्ड लिखे हैं, देखिए लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब किससे बना है, लॉर्ड, और ये क्या होते हैं, कमेंट। ये दोनों को, लॉर्ड और कमेंट का मतलब होता है आपका प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना और तारीफ करना। किसी की प्रशंसा करना है या कि आप किसी की तारीफ करें, अप्रूव तो आपको पता होगा, तो क्या हो जाएगा, कंडेमन का मतलब होगा बेलिटिल बेलिटिल बेलिटिल। बेलिटिल मतलब क्या होता है, कंडेमन क्रिटिसाइज करना, इसका मतलब आपका होता है निंदा करना। ये आपके वर्ड्स हैं, इन्हें आप आएंगे तभी कर पाएंगे, लेकिन आप ऑप्शन की सहायता से इनको फाइंड कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन की सहायता से सिनोनिम्स को फाइंड किया जा सकता है, बेहतर तरीके से आप इनको फाइंड कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए लिखा है डिंगी, डिंजी। क्या होता है डिंजी का मतलब, डिंजी का मतलब क्या होता है। देखिए चारों ऑप्शन में कोशिश करें, चारों ऑप्शन में कोशिश करें, देखिए क्या होता है। एक यहाँ पर लिखा है इमिक्यूलेट, इमिक्यूलेट, इमिक्यूलेट मतलब क्या होता है, इमिक्यूलेट और आपके स्ट्रेल, ये दोनों सिनोनिम्स अगर पता होंगे तो ये दोनों सिनोनिम्स है। तो इनका मतलब क्या होता है, वेरी नीट एंड क्लीन। इन दोनों का मतलब होता है वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी नीट एंड क्लीन। डिंजी का मतलब क्या होता है, डार्क एंड डर्टी, डार्क एंड डर्टी। देखिए इंग्लिश के ही सिनोनिम से याद करने की कोशिश करें, जिससे आपको आसानी होगी। इसका मतलब होता है डार्क एंड डर्टी। इसी का मतलब क्या होता है, ड्रेव। देखो प्योर का मतलब होता है शुद्ध, उसका कोई हिंदी सेंस उसका मतलब नहीं निकल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ड्रेव ड्रेव ड्रेव। डी आंसर
इसका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत आसान है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको लिखा है क्लेवर क्लेवर क्लेवर। क्लेवर का क्लियर और फुलिश से कोई मतलब नहीं है, यह तो होगा कनिंग या इंटेलिजेंट। बहुत से बच्चे इसमें फंसेंगे, ध्यान कर लेना। क्लेवर, देखिए अब इन दोनों में ऑप्शन में फंसेंगे। क्लेवर का कनिंग भी होता है और इंटेलिजेंट भी होता है। अगर क्लेवर का कनिंग भी होता है और इंटेलिजेंट भी होगा, कैसे आप फंसेंगे? देखिए हम बता रहे हैं आज के बाद जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं। क्लेवर आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, अगर पॉजिटिव वर्ड आपका है तो आंसर भी पॉजिटिव वर्ड होगा। कनिंग आपका निगेटिव वर्ड होता है, वो आदमी बहुत ही कनिंग है, आपके साथ कनिंग करता है। लेकिन क्लेवर, देखिए रटना नहीं कि क्लेवर का मतलब चतुर होता है, कि लोमड़ी एक चालाक लोमड़ी थी, ऐसे तरीके नहीं रटना है। इस तरीके भी रटना है कि कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, कौन सा निगेटिव वर्ड है, वही ऑप्शन मैच करेगा। इसका मतलब अगर ये निगेटिव वर्ड है तो ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट इज अ रिक्वायर्ड आंसर, डी इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताने की आवश्यकता नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? पढ़ते होगे, फिजिक्स में पढ़ते होगे, इसके बराबर कांस्टेंट कर देते हैं, मैथ में कर देते हैं कि कांस्टेंट ए बराबर बी बराबर सी बराबर हम के मान लेते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है? फिक्स्ड हो जाता है। ये सब देखिए, चेंज करना, मूवमेंट करना, फ्लोइंग करना, मूविंग करना, ये आपस में सिनोनिम्स हैं, इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर? डी इज रिक्वायर्ड आंसर। इतना इजी था। आगे बढ़ते हैं। आगे किस पर आ जाते हैं? देखिए लिखा हुआ है किस पर, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। देखिए हम कलम बढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इडियम्स फ्रेजेज। इडियम्स फ्रेजेज, इसमें वर्ड लिखा हुआ, इसका आपको हिंदी अर्थ बताना है। एप्पल आई वंस आई, एप्पल सॉरी एप्पल ऑफ वंस आई, एक होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल, मान लीजिए आपके पास एक एप्पल है, एक एप्पल है, अगर उस पर डिस्कॉर्ड मतलब एक ईडीएम इसमें और होता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कैसे यहाँ से याद करेंगे? आपके पास एक एप्पल है, डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़ा करना। आप एक एप्पल क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। मतलब एप्पल एक है, खाने वाले दो हैं, कोई कह रहा हम पूरा खाएंगे, कोई कहेगा हम आधा लेंगे। अगर आपस में आधे से ज्यादा पर बहस होने लगी, कोई कहेगा हम नहीं देंगे, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो जाता है झगड़ा करना। एप्पल ऑफ वंस आए, एक ही आपके पास एप्पल है, एक से ज्यादा कोई नहीं, एक ही खाने वाला है, तो आपको कौन सा लगेगा? बहुत प्यारा लगेगा। इसी को हम हिंदी में अपने यहाँ क्या कहते हैं? वो तो हमारा आंख का तारा है, आंख का तारा। एप्पल ऑफ एप्पल ऑफ आई मतलब होता है आंख का तारा, जिसे आप देख के सुबह शाम जीते हैं, उसे हम बोलते हैं एप्पल ऑफ आई। कौन से आंसर में है? द पर्सन हु समवन लव्स ऑफ द क्रिसेस मोस्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी इज अ रिक्वायर्ड आंसर। लाइकली नहीं, वाइट पीपल्स, इस तरीके के स्वीट नहीं। क्या हो जाता है? लिप्स, जिसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे आंख का तारा है, उसे हम क्या कहते हैं? एप्पल ऑफ वंस आई कहते हैं। ये आपके इडियम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर लिखा है वॉल्स इन योर कोड, वॉल्स इन योर कोड, वॉल्स इन योर कोड। बताइए आप क्या होगा? वॉल्स इन योर कोड, वॉल्स इन योर कोड, ये भी इडियम्स है, बताने की कोशिश करें। अब इसका मतलब क्या होता है? वॉल्स इन, बॉल का मतलब क्या होता है? वॉल इन योर कोड। अब बाल आपके कोर्ट में आ गई है, बाल आपके पास है। अब जब बाल अगर आपके पास है, मतलब यह है कि आपके पास अब बाल आ चुकी है। मान लीजिए आप बॉलिंग करा रहे हैं, अगर बॉलिंग आप बॉल आपके पास है, तो आप अपने आप डिसीजन ले सकते हैं कि अब हम किसको क्या करना है। सीधे सीधे इडियम्स में यार छिपा हुआ रहता है। बॉल इन योर कोर्ट, अगर बॉल आपके हाथ में आ गई है तो आपको फैसला करना है। अब तुम्हारे पास मौका है निर्णय करने का, तुम्हारे पास मौका है कोई भी चीज डिसाइड करने का, कोई भी चीज डिसाइड करना है। मतलब है बॉल कोर्ट का मतलब होता है तुमको क्या करना है, किसी चीज को, अपने आप को या किसी चीज को क्या करना है, आपको डिसाइड करना होता है, खुद डिसाइड करना होता है, डिसीजन लेना नहीं, डिसाइड करना। राइट डिसीजन आप ले सकते हैं, मेक द राइट डिसीजन भी हो सकता है, जजमेंट इन योर फेवर हो सकता है, या यू शुड कैच द बॉल। देखिए कैच द बॉल का कोई मतलब नहीं है, बॉल को हमने कैच नहीं, बॉल इन कोर्ट का मतलब होगा अब तुम्हारे पास मौका है, तुम निर्णय कर सकते। देखिए इट इज अप टू डिसाइडेड समथिंग, इसका मतलब अगर यहाँ पर समथिंग ना लगा होता तो हम पहले वाला ऑप्शन लगा देते। इसका मतलब है किसी प्रकार के अगर आपके पास मौका है, आप उसको डिसाइड कर सकते हैं बगैर देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये तो वर्ड लिखा ही उसमें, लॉस्ट स्ट्रॉ, लॉस्ट स्ट्रॉ, लॉस्ट स्ट्रॉ बोले जाते हैं, जिस तरीके से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होता है? देखिए ऐसे मान लीजिए इसके लास्ट स्ट्रो को आप रॉ पढ़ लिए, लास्ट रॉ, लास्ट रॉ। अगर आप लास्ट रॉ मतलब यह है कि आप किस पर खड़े हैं? आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं, ठीक है, आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं। जैसे बोला नहीं जाता है लास्ट रॉ है, इसके बाद कोई रॉ नहीं लगेगी। मान लीजिए पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइनें लगी हुई हैं, आप इस लाइन में यहाँ पर खड़े हैंगे, बोलेगा इसके बाद कोई लाइन नहीं लगेगी, मतलब ये लास्ट रॉ है। अगर लास्ट रॉ है मतलब आखिरी पड़ाव है, आप इस पर क्या करना है, आप लोगों को
आंसर बताने की कोशिश करें कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व करें। देखिए लिखा है कि लास्ट प्रॉब्लम इन द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी सीरीज की है वो आपकी लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटेम्प्ट द डिसीजन, कोई मतलब नहीं है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बेहद ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है वेक टू स्क्वायर 1 वेक टू स्क्वायर 1। जब भी आप मैच देखते होंगे तो आपको बोला जाता है बेक टू स्क्वायर 1 बेक टू स्क्वायर 1 बेक टू स्क्वायर। इस तरीके से एक टेबल होती है। मान लीजिए जब आप उसमें देखते होंगे देखिए फुटबॉल या वॉलीबॉल खेले जाते हैं, यहाँ पर लिख के नंबर आते हैं 2 1 1, इस तरीके से यहाँ पर लिखा होगा 1 2 1, इस तरीके लिखे होते हैं। यहाँ मान लीजिए 1 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। अब यहाँ से आप यहाँ पर आ गए हैं, मतलब बैक टू स्क्वायर, जहां पर आप थे वहीं पर वापस आने, मतलब अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाना। इसका मतलब होता है अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाना। कहां पर लिखा है? टू बैक टू द बिगिनिंग, अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? बैक टू स्क्वायर 1 बैक टू स्क्वायर 1 बैक टू स्क्वायर 1। कमेंट्री में इस वर्ड को बहुत बार देखा गया होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। लास्ट इडियम है, उसके बाद आप लोगों के क्या आएंगे? एबी और पीबी के क्वेश्चन आएंगे। लिखा है यहाँ पर भी इडियम्स प्रेम लिखा है वस्ट योर बवाल वस्ट योर बवाल वस्ट योर बवाल। बताने की कोशिश करें क्या है? ब्रस्ट योर बबल। बबल का मतलब यहाँ पर किससे आप कंसीडर करेंगे? बुलबुले। बुलबुले अपने अंदर के बुलबुले के क्या करें, मतलब कुछ लोग क्या होते हैं, बबल होते रहते हैं, मन में लड्डू उनके फूटते रहते हैं। इसका मतलब ही होता है कि मन में लड्डू फूटना, मन में लड्डू फूटे, अपने बुलबुले को बाहर निकालना। इसका मतलब होता है ब्रस्ट योर, मतलब मन में लड्डू फूटे। अगर आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, कोई आपकी खुशी को क्या कर दे? बर्बाद कर दे। इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा बबल थे, और बबल होने पर आप मान लीजिए नींद में खूब अच्छे से आप ख्वाब में सोए हुए थे, अचानक किसी ने आपको जगा दिया। इसका मतलब आपने आपकी खुशी पर उसने क्या कर दिया? बर्बादी कर दी। रुइन समवन हैप्पीनेस, मतलब रुइन समवन हैप्पीनेस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, वी इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए 20 क्वेश्चन थे, बेहद आसान थे क्वेश्चन थे, समझने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आइए 20 नंबर 1 पर बढ़ते हैं। किसमें कैसे क्वेश्चन हैं देखिए आशा करते हैं। यहाँ पर ये लिखा है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव है और एक्टिव है। सेंटेंस एक्टिव बनेगा, एक्टिव को पैसिव बनाना, पैसिव को एक्टिव बनाना, बहुत ही आसान पकड़ना होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? सा कैसी वर्ब है? सेकेंड फॉर्म है। अब अगर सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म का पीवी हम कैसे बनाते हैं बच्चों? वाज और ऑब्लिक वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू एंड हिम। अब यहां पर देखिए बोथ, ये तो आंसर गलत हो गया, डी तो आंसर सरासर गलत है आपका। उसके बाद आते हैं यहां पर यू ही इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया, बी आंसर आपका गलत हो गया। यहां पर बना दिया ही एंड यू, यू एंड ही सही है। वर सीन बाई अस, देखिए 2 लिखे हैं। इसका मतलब क्या होता है? 2 3 1 के अकॉर्डिंग पहले 2 को रखते हैं, बाद में हम 3 को रखते हैं। 2 3 1 में 2 3 1 के अकॉर्डिंग पहले हम 2 को लाते हैं, लास्ट में 1 को लाते हैं। अगर 1 को लाएंगे देंगे तो बी आंसर, नहीं बी नहीं हमें करना है, ये इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। एक्टिव पैसिव बहुत सरल होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। अगर इन्हें आपने गलत किया है तो आप ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम के कंपटीशन से बिल्कुल ही बाहर है। अगर एक्टिव पैसिव नरेशन आप गलत कर रहे हैं एग्जाम में बैठकर, तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल बेकार है, मतलब सिलेक्शन आपका हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि अब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। कितने आते हैं? 15 15 20 20 आते हैं। प्री मेंस में, मेंस के सवाल में 47 आते हैं। अगर उसी में आप गलत कर जाएंगे तो आपका क्लोज टेस्ट में सोच रहे हैं नंबर बढ़ा लेंगे, कि आप बुके में नंबर बढ़ा लेंगे? नहीं, वहां पर सबके कॉमन नंबर आएंगे। यहां पर आपको 47 में 47 हर हाल में करने पड़ते हैं, इसी तरीके से इसमें भी करने पड़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है? आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो कोशिश करें, ये भी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। देखिए लिखा है टॉम पेंटेड द एंटायर हाउस। इसका मतलब पेंटेड है, पेंटर किसमें है? V2 में है। और V2 के लिए अभी हमने बताया है क्या लगाओगे? वाज ऑब्लिक वर और प्लस B3। ढूंढिए वाज ऑब्लिक B3 किसमें दिया गया है, कहाँ दिया गया है, मतलब आप इसमें खोजने की कोशिश करें कौन सा आंसर हो सकता है। 22 में देखिए इज लगा है, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा यहां पर लगा है द हाउस इज पेंटेड, डी वाला आंसर
नहीं होगा। बचा है ए और सी में, जहां लिखा इंटायरस, इंटायरस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, इसीलिए वर नहीं वाज का प्रयोग करेंगे। बेहद आसान होता है सवाल ढूंढना। आप पकड़ेंगे वर्ब, जैसे पकड़ेंगे वर्ब, वर्ब को ढूंढकर आप देख लीजिए सेंटेंस किसमें चेंज होगा। देखिए एक्टिव पैसिव के रूल नरेशन में ना घुसाना, नरेशन के रूल एक्टिव पैसिव में ना घुसाने लगना। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23, बेहद ही आसान सवाल है जो आपके स्क्रीन पर लेटा हुआ है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप इसे आंसर देने की कोशिश करें। आपका दायित्व है कि आंसर इसमें देना चाहिए। द लिखा है द साइंस क्लास बीप्ड द कॉमेट। बताइए आंसर क्या होगा। 23 में आंसर देने की कोशिश करें। 23 में आंसर देने की कोशिश करें, कौन सा आंसर होगा आप लोग बताने की कोशिश करें। बेहद आसान है, बताएं आप क्या है यहाँ पर। द साइंस क्लास, देखिए वही बात है, बी2 का मतलब बी टू का हम बताया है। वाज और बर वाला ढूंढिए, इज वाले को तुरंत काटिए, इज वाले को हटाइए। देखिए इज के बाद वीन ब्यूड, इसे हटाइए, क्या बचे है। द कॉमेट ऑब्जेक्ट बन गया है, कॉमेट सिंगुलर है तो वाज आएगा, इसमें दिया नहीं गया है, सीधे सीधे लिख दिया गया। आंसर आपका बी इज आ रिक्वायर्ड आंसर, बी इज आ रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं 24 पर। बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन के साथ आपको सोल्व करना है। आप इसे सोल्व करिए। बताइए यहां पर लिखा है द कंगारू कैरीड हर बेबी इन हर पॉच। द कंगारू कैरीड, देखिए यहां पर लिखा है कैरीड। अभी हम बार बार वही बातें आप इसमें आ रही हैं। 24 में क्या लिखा है, कैरीड इन हर कैरीड हर बेबी इन हर पोच। इसमें बताने की कोशिश करें कौन सा आंसर होगा 24 में। 24 में आंसर बताने की कोशिश करें। 24 में बच्चों आंसर बताने की कोशिश करें, कौन सा आंसर होगा। देखिए कौन सा आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर इज की नहीं, हमें वाज की आवश्यकता पड़ेगी। अब वाज की आवश्यकता, देखिए यहाँ पर लिखा है द बेबी वाज कैरीड। देखिए कंगारू से कैसे स्टार्ट कर दोगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बनाओगे, द बेबी वाज कैरीड बाय द कंगारू इन हर पॉच। ए इज आ रिक्वायर्ड आंसर, ए इज आ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 25 पर। इसे बेहद आसान है सवाल है, जल्दी से इसको सोल्व करिए। आज की क्लास फिर हम यहीं पर आज ओवर करेंगे, क्योंकि 25 के बाद नेक्स्ट क्लास हम कल जल्दी इसी पर अपलोड करेंगे। आशा करते हैं 1-2 क्लास बाद पूरे 50 क्वेश्चन एक ही दिन में सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, आगे करते हैं। ये भी क्या है, एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव है तो सॉल्व करिए। लिखा है ग्रांड माँ। अब देखिए दिखा है इज का कैसे बनाते हैं, अगर आपको पता होगा। जब इज है तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का ही एक्टिव पैसिव चेंज होगा, पास्ट में नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब पास्ट में नहीं पहुंचेगा तो ये वाला आंसर आपका हट जाएगा, ये वाला भी आंसर हट जाएगा। बचा क्या इसमें, ये वाला आंसर, क्योंकि इज का कैसे बनाते हैं, इज प्लस विंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कौन सा ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में स्वेटर इज विंग निड बाय ग्रांड माँ। देखिए आशा करते हैं पॉइंट आप लोगों को सारे समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छा था पेपर है बगैर। देखिए 25 क्वेश्चंस आप लोगों के हमने 25 क्वेश्चंस आपके हमने 32 मिनट अभी हुए हैं सॉल्व कर दिए। उसमें भी शुरुआती के 2 से 3 मिनट बात किए, मतलब 1 मिनट में हम खुद बोल के समझा के आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको वहां पर कितना टाइम लेना है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आज की बात हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं हर रोज इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।